जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। मैं मीना दिवाकर और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। और आज का जो विषय है वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर भारत की स्थिति पड़ोसी देशों से भी बदतर। और इस विषय पर जो वक्ता हमसे जुड़ने वाले हैं वो हैं मूल निवासी डॉक्टर PS कामले जी। अर्थशास्त्री हैं और विशेषज्ञ हैं ये शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर से। तो मैं अपने टीम से चाहूंगी कि इनका स्वागत करें। थैंक यू वेरी मच मैडम। जय भीम। जय थैंक यू सर। हाँ, यस, थैंक यू। थैंक्स के साथ में आपका जी। तो आज का विषय तो आप जानते ही हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उस पर भारत की जो स्थिति है वो पड़ोसी देशों से, बहुत सारे देश हैं, एक दो नहीं, बहुत सारे देशों से वो पिछड़ गया है। तो आप इस विषय पर अपना मूल्यवान जो आकलन है वो हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत करें। पहले तो मैं हिंदी MNT को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मिनल मैडम है और संजय कुमार भी है, वो इंस्ट्रूमेंटल है आज का विशेष चर्चा सत्र है वो ऑर्गेनाइज करने में। ये टॉपिक आज का डिस्कशन का टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि 2-3 रीजंस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इस टॉपिक पर चर्चा होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। पहले तो हम ये क्लेम कर रहे हैं, भारत क्लेम करता है कि इंडिया इज इकोनॉमिकली सुप्रीम कंट्री, महत्तम आर्थिक वृद्धि होने जा रहे वाला वो देश है, नंबर 1। दूसरा है कि हम विश्व गुरु बनाने का ड्रीम कर रहे हैं। हमें हमारी जो शिक्षा सिस्टम है, शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम, वो बहुत अच्छी हम डेवलप कर रहे हैं, करने वाले हैं, करना चाहते हैं और विश्व गुरु बनना चाहते हैं। हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करनी है, ये रियलाइज करनी है और 2047 तक हमें डेवलप्ड कंट्री अमेरिका, इंग्लैंड जैसे कंट्री, इस रैंक में हमें जाना चाहिए और जाना है। और एक महत्वपूर्ण रीजन है आज के ये टॉपिक पर चर्चा होने का, वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो सभासद राष्ट्र है उन सभी को बाय 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, चिरंतन विकास गोल्स साध्य करना है। और उनमें से बहुत महत्वपूर्ण जो गोल है, उद्दिष्ट है, वो जीरो हंगर, जीरो पॉवर्टी, भूखमरी कुछ होना नहीं चाहिए, गरीबी, पॉवर्टी होना नहीं चाहिए। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण गोल्स 2030 तक भारत उसका सभासद राष्ट्र यूएनओ का। सो बाकी देश के उनके साथ ही हमें भी ये 2030 तक जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ये गोल हमें साध्य करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए, मटेरियलाइज करना चाहिए। इसलिए भी आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की चर्चा में हम ये सभी दर्शकों को एजुकेट और ट्रेन करेंगे, अवेयर करेंगे कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है जी। वो कैसा कैलकुलेट किया जाता है, कैसा एस्टिमेट किया जाता है, उसका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। और अब हम जाएंगे कि वर्ल्ड की स्थिति क्या है ग्लोबल इंडेक्स में, और हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि भारत की स्थिति क्या है। भारत प्रगति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, क्या डिटेरिएशन हो रहा है, उसकी उसकी प्रगति है वो कम हो रही है, क्या 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 एक्चुअल हो रहा है। अगर हो जाएगा तो उसका रिपरकशंस क्या होगा, उसके प्रतिकूल परिणाम क्या होंगे, और उसमें वे आउट क्या है, क्या पॉलिसीज फॉरवर्ड क्या है, क्या रेमेडीज है क्या, उसकी भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहले तो हम ये स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है। उसका रिपोर्ट जो पब्लिश करती है एवरी ईयर, दर साल, हर साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है
ग्लोबल लेवल को, जागतिक लेवल को 2 एजेंसीज है, 2 इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ, ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस है ग्लोबल लेवल के। वो स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके आधार पे दर साल, हर ईयर, एवरी ईयर ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। ये रिपोर्ट का रिव्यू किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, पीयर रिव्यू किया जाता है और उसके बाद ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। उसका मीनिंग, ये रिपोर्ट जो है वो ग्लोबल लेवल का रहता है, रीजनल लेवल का रहता है और कंट्री लेवल का रहता है। 3 लेवल का डेटा ग्लोबल हंगर के बारे में इस रिपोर्ट में हमें मिलता है। ग्लोबल जागतिक लेवल का होता है, रीजनल प्रादेशिक लेवल का होता है, रीजन्स है हमारे, मैं बाद में बोलता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, और कंट्री लेवल का भी होता है। इसका इंटेंशन क्या है? इसका इंटेंशन ये है कि हंगर की स्थिति क्या है, भूख बड़ी की स्थिति क्या है, भूख बड़ी का नेचर और एक्सटेंट क्या है, स्वरूप क्या है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है या वो गिर रहा है, किस देश के बारे में उसमें प्रोग्रेस हो रही है और किस देश के बारे में वो डिटीरिएशन हो रहा है, उसकी घसरण हमें दिखाई देता है। ये इसका इंटेंशन है और उसको एजुकेट करने का, अवेयर करने का, और कैसे हम सुधार जाएंगे, कैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, कैसे हम ये करेंगे, हैंडल टैकल करने का प्रयास करेंगे, ऐसा भी इंटेंशन इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पब्लिश करने के बारे में है। और कौन कौन से एरियाज है जिस एरिया में संबंधित देश को प्रयास करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए, जो समस्याएं है, जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स कैसे कम किया जा सकता है, ऐसा इसमें इंटेंशन से, पर्पजेस है, ऐसा दिखाई देता है। अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 का हम चर्चा करेंगे तो भारत की स्थिति क्या है, हमारे देश की स्थिति क्या है, क्योंकि हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होना है, हमें इकोनॉमिकली सुप्रीम कंट्री होना है, हमें विश्व गुरु होना है, हमें 2047 तक डेवलप्ड कंट्री होना है, प्रगत देश होना है। इस बैकग्राउंड पे ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स, और वन मोर रीजन है और एक कॉज है कि 2030 तक हमें जीरो हंगर होना चाहिए, जीरो पॉवर्टी होना चाहिए, गरीबी जीरो होना चाहिए और भूख बड़ी का प्रमाण है वो भी जीरो होना चाहिए। इस बैकग्राउंड पे हमारी प्रोग्रेस क्या है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में संबंधित वो स्पष्ट करना, एक्सप्लेन करना बहुत महत्वपूर्ण है। 2013 में 125 कंट्रीज के बारे में ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रिपेयर किया है और 125 कंट्रीज में हमारा जो रैंक है, भारत का जो रैंक है, तो 111 है जी। 125 में भारत का जो रैंक है वो 111 है, बहुत बैकवर्ड है, बहुत विकसनशील है हम, बहुत विकसनशील है। और हमारा जो वैल्यू है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 का वो 28.7 है। और इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 कैटेगरीज किया है। पहले कैटेगरी में इक्वल टू 9.9 और लेस टू 9.9 लो, ये स्टार्वेशन का, हंगर का सिचुएशन है। वैल्यू ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वैल्यू 10 to 19.9 में जब आता है, उस रेंज में जब आता है, वो मॉडरेट लेवल का हंगर सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है, दिखाई देता है। जब इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वैल्यू 20 to 34.9 इसके रेंज में होता है तो वो ग्लोबल हंगर का प्रॉब्लम सीरियस होता है। उस कंट्री में ग्लोबल लेवल में ये हंगर का जो प्रॉब्लम है वो सीरियस रहता है, वो हम सीरियस रहता है, वो बहुत चिंतनशील होता है, ऐसा दिखाई देता है। जब इसका वैल्यू 35 to 49.9 होता है तो अलार्मिंग है, वो घंटा बजाता है कि अब तुम्हें
बहुत प्रयास करना मॉडर्नाइज चाहिए। बहुत प्रयास करना चाहिए, नहीं तो उसका बहुत रिपरकशन, सिविल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव होगी, ऐसा दिखाए, ऐसा इंडिकेट करता है। और इस वैल्यू, इस इंडेक्स का वैल्यू अगर 50 और ग्रेटर देन 50 होगा तो एक्सट्रीमली हंगर का प्रॉब्लम हाईली इंटेंसिव है, हाईली इट्स ग्रेविटी हाईली है, और तुम्हें तुम्हारे कंट्री का ये जो एग्जिस्टेंस है वो एग्जिस्टेंस कोलैप्स होने वाला है, ऐसा इंडिकेशन देता है, ऐसा प्रतिबिंबित करता है। हमारी जो वैल्यू है 2023 की इंडिया की, वो कितनी है? 28.7 है। उस कौन से रेंज में आती है? 20 to 34.9 में आती है, मींस सीरियस है। प्रॉब्लम ऑफ हंगर इज सीरियस। हमारे देश में ये भूखमरी का, ये भूखमारी का जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, वो सीरियस है। हमें बहुत से ध्यान देने की जरूरत है। इंक्रीज्ड अटेंशन इज रिक्वायर्ड, ऐसा वो इंडिकेट करता है। इसलिए इस प्रॉब्लम पे चर्चा होनी चाहिए, उसका एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, डिस्कशन होना चाहिए। इसलिए मैं अगेन एमएनटी हिंदी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि स्पेशल प्रोग्राम का आयोजन उन्होंने किया है। माय स्पेशल थैंक टू मिनल मैडम एंड संजय सिंह एज वेल। अगर हमारे ट्रेंड देखेंगे, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का ट्रेंड अगर हम देखेंगे तो क्या ट्रेंड दिखाई देता है, क्या बदलती प्रवृत्ति दिखाई देता है, ये भी हम आपके पास भेजने का, प्रसारित करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। 2000 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स का हमारा जो वैल्यू था वो 38.4 था, 38.4। 2008 में 30.15 हो गया। 8 साल में सिर्फ 3 पॉइंट से कम हो गया। यू कैन इमेजिन, हम कल्पना कर सकते हैं, 8 ईयर में सिर्फ 3 पॉइंट से कम हो गया। 2015 में 29.2 हो गया। अगेन 7 ईयर्स में, 7 सालों में सिर्फ 6 पॉइंट से कम हो गया। इसका जो वैल्यू है 6 पॉइंट से कम हो गया। ये क्या बहुत प्रगति नहीं है, प्रोग्रेस क्या सरप्राइजिंग नहीं, सिग्निफिकेंट नहीं है, कुछ अच्छी नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। स्लोअर है, बहुत गति कम है। 2015 से 2013 ये भी 7 साल है, 7 इयर्स है, 15 to 27। और इस 8 इयर्स में प्रोग्रेस क्या है? 29.2 से 28.7 तक कम हो गया है। सिर्फ 1% भी नहीं कम हो गया 8 इयर्स में। 8 साल में हमारी जो हंगर लेवल है, सर ये 2023 की बात कर रहे हैं आप? 23 की बात कर रहे हैं, वो 28.7 है। 2015 में 29.2 था, 0.9% से कम हो गया है, 1% भी नहीं। हमारी प्रोग्रेस है बहुत 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 मंद हो गई है, बहुत स्लोअर है, बहुत इनसिग्निफिकेंट है, ऐसा दिखाई देता है। ये बहुत सीरियस थिंग है कि 8 साल में ये हंगर इंडेक्स का 0.9% हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। एवरेज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ईयर में कितना कम हो गया, ईयर में बहुत कम हो गया, इनसिग्निफिकेंट कम हो गया। इसलिए वो सीरियस मैटर है, इसलिए बहुत सीरियस थिंग है। ये हमें समाज तक, पॉलिसी मेकर्स तक, हमारे रिप्रेजेंटेटिव तक, मिनिस्ट्रीज तक वो पहुंचना चाहिए, रीच होना चाहिए। ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसका अगर कंपोजिशन हम देखेंगे, इसका अगर हम संरचना देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो 4 कंपोनेंट से बन गया है। उसके 4 कंपोनेंट्स है। पहला है अंडर नरिशमेंट, उसको हम कुपोषण बोलते हैं। दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, उसमें चाइल्ड की जो हाइट है वो बहुत कम होती है, जितनी एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड है वो नहीं रहती। तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड वेस्टिंग में हाइट के प्रोपोर्शन में वेट बहुत कम रहता है कुपोषण के कारण से। और चौथा जो कंपोनेंट है वो है चाइल्ड मोर्टेलिटी,
बालक का मृत्यु का प्रमाण बिलो 5 इयर्स, बालक का मृत्यु प्रमाण दिखाई देता है, उसका कैलकुलेट किया जाता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 4 कंपोनेंट्स ध्यान में लिए जाते हैं। अंडर नरिशमेंट, कुपोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, हाइट कम रहता है 5 ईयर का एज के हिसाब से, चाइल्ड वेस्टिंग में वेट कम रहता है हाइट के प्रोपोर्शन से, और चाइल्ड मोर्टेलिटी, डेथ हो जाता है बिलो 5 इयर्स। ये 4 कंपोनेंट्स दिखाई देता है। उसका जो वेटेज है, वो वेटेज है कुपोषण को 33% है, चाइल्ड स्टंटिंग को 1/6% है, चाइल्ड वेस्टिंग को 1/6% है, और चाइल्ड मोर्टेलिटी, मृत्यु को और 33% है। तो अंडर नरिशमेंट, कुपोषण और चाइल्ड डेथ को बहुत इंपॉर्टेंस इसमें दिया गया है। ये महत्वपूर्ण बात है। अगर हम डिकम्पोजिशन, पहले तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया कि हमारा जो ग्लोबल इंडेक्स हंगर का जो वैल्यू है, वो वैल्यू 2030 में 38.4 था, वो 2023 में 28.7 हो गया, कम हो गया। लेकिन जिस गति से होना चाहिए था वो गति हमें नहीं मिली, वो गति से हम करने में यशस्वी नहीं हो गए, हमारा वो फेल्यूर है, वो ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए हंगर का जो प्रॉब्लम है वो बहुत सीरियस है हमारे देश में, क्योंकि वो सीरियस लेवल इंडिकेट करता है, सीरियस लेवल रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो सीरियस है। अगर ये कंपोनेंट्स, अगर हम उसका ट्रेंड देखेंगे क्या कैसे वो बदल रहे हैं, तो हमारे ध्यान में आ जाएगा कि ये जो हमारा अंडर नरिशमेंट है, कुपोषण है, वो कुपोषण जो है, वो कुपोषण उसकी जो बिलो दी पावर, उसकी जो पॉपुलेशन है कुपोषण की, वो कुपोषण की पॉपुलेशन 2000 में 50% थी, 2023 में 35% तक कम हो गई है कुपोषण, अंडर नरिशमेंट। देन चाइल्ड वेस्टिंग, जो वेट है, हाइट है, वो हाइट कम है एज के हिसाब से, उसका जो प्रोपोर्शन है, उसका प्रोपोर्शन हमारे देश में वो 10% से 10%, 19% से 19% ही रह गया है, उसमें बहुत कम नहीं हो गया। उसका जो हाइट है, एज के हिसाब से रहना चाहिए, वो हाइट नहीं हो रहा है। वो किस कारण से हो रहा है? कुपोषण से होता है, अंडर नरिशमेंट से होता है। उसका जो प्रोपोर्शन है वो 19% मोर और लेस कांस्टेंट हो गया है। तीसरा जो है चाइल्ड स्टंटिंग, वेट कम है हाइट के प्रोपोर्शन से, और वेट जो कम है वो उसका जो प्रोपोर्शन है वो 19% से 18% तक कम हो गया है, 1% कम हो गया है 2000 से 2023 तक। सो 23 इयर्स है, 13 इयर्स है, 23 इयर्स है, 2000 टू 2023। इसमें 1% से कम हो गया है हाइट, एज के प्रोपोर्शन से, वेट हाइट के प्रोपोर्शन बहुत कम है। और फोर्थ इंडिकेटर बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें डेथ्स अंडर 5 ईयर चाइल्ड का डेथ है, चिल्ड्रन का डेथ है। इसका जो प्रोपोर्शन है वो 2000 में 10% था, 2023 में 5% है, 5% ज्यादा है। सो 100 में से 5% का डेथ होता है बिलो एज 5 years, and that is not good. That is not good. This means that actually this global hunger index उसको बहुत कॉम्प्रहेंसिव बनाने का प्रयास किया है। कुछ लोग उसमें कमेंट करते हैं कि वो रिलायबल नहीं है, डेटा एडिक्वेट नहीं है, लेकिन वो इम्प्रूव करने का प्रयास उस ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज ने किया है, एडिक्वेट डेटा लेने का प्रयास किया है। और अल्टरनेटिव कुछ नहीं है, अल्टरनेटिव डिवाइस कुछ नहीं है, अल्टरनेटिव इंडेक्स कुछ नहीं है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि क्या हंगर का स्टेटस क्या है, अंडर नरिशमेंट कितना है,
हाइट का प्रोपोर्शन कितना कम है, वेट का प्रोपोर्शन कितना कम है, डेथ का प्रोपोर्शन कितना है, ये बिलो एज 5 इयर्स के बारे में और उसके बिलो, वो अल्टरनेटिव कुछ नहीं, इसलिए हमें उसको बिलीव करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। अगर कुछ अल्टरनेटिव इंस्ट्रूमेंट आ गया, अगर कुछ अल्टरनेटिव इंडेक्स आ गया, तो हम इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे और सर बोलेंगे इस कि पर मुझे एक सवाल मैं पूछना बोलिए चाहूंगी बोलिए, हाँ बोलिए मैडम कि बोलिए। हाँ, कि ठीक है, ये हंगर इंडेक्स को जो कोई भी कंट्री वो उसको मान्यता दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती है, वो उसकी अपनी निजी प्रॉब्लम है और उसके अपना निजी मान्यता है। पर बराबर है। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, वो कितना ऑथेंटिक है उस पर हम नहीं जाते हैं, पर अगर यस, हमें कोई एक डाटा डाटा मिल रहा है किसी भी चीज में और वो भी अलार्मिंग पॉइंट पर मिल रहा है, तो बराबर क्या है। हमारे सरकार को उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? और अगर देना चाहिए तो किस तरफ ध्यान देना चाहिए, किस तरह देना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल मैडम आपने किया है। अगर हम इकोनॉमिकली सुप्रीम कंट्री मानते हैं, अगर हम जी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री मानते हैं, अगर जी 2047 तक हमें डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए, अगर हमें $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, एजुकेशन में हमें विश्व गुरु बनाना है, तो ये प्रॉब्लम अच्छा नहीं है। जी बिल्कुल। 2030 तक हम्म, 2030 तक जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर होना चाहिए। जी इसलिए हमारे गवर्नमेंट पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के भी पॉलिसी में, उसके एजेंडे में वो पहला पहला विषय होना चाहिए, पहला जी बिल्कुल, सब्जेक्ट मेरा होना यही चाहिए। सवाल। इसलिए इसलिए स्पेशल पॉलिसी की जरूरत है और हम्म, पॉलिसी फॉर्मुलेशन संविधान के फ्रेमवर्क में होना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत सिंसियर, ऑनेस्ट, रिगरसली होना चाहिए, क्योंकि ये अलार्मिंग अलार्मिंग बाब है, अलार्मिंग थिंग है, वो बहुत एग्जैक्टली। सीरियस बाब है। 2030 तक हमें जीरो हंगर चाहिए, 2030 तक हमें जीरो पॉवर्टी चाहिए, और हमारा ये अलार्मिंग लेवल पे है। वो हमारा जो लेवल है, वो लेवल सीरियस लेवल का है, सीरियस लेवल का है। तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें बहुत सीरियस, सिंसियर, ऑनेस्ट, रिगरस होना चाहिए, पॉलिसी फॉर्मुलेट करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 तक हमें रियलाइज करना है, हमें वो गोल अचीव करना है। उसमें जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर है। हमारे हाथ में 7 इयर्स है सिर्फ। 7 इयर्स में हम कैसे ये लो लेवल को, मॉडरेट लेवल को जाएंगे? 19%, 10% तक कैसा जाइए? अब 28.7 है उसका वैल्यू। वो बहुत सीरियस थिंग है, वो सीरियसली लेना चाहिए, रिगरसली, ऑनेस्टली पॉलिसी फॉर्मुलेट करना चाहिए, और इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत सिंसियर, ऑनेस्टली होना चाहिए। उसमें पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। जी उसको बिल्कुल। पॉलिटिसाइजेशन को, पॉलिटिक्स को कोई प्लेस नहीं देना चाहिए। हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे गवर्नमेंट, हमारे मिनिस्ट्रीज, हमारे ब्यूरोक्रेट्स, सभी को सीरियस होना चाहिए और इस प्रॉब्लम को हमें टैकल करना चाहिए। नहीं तो कैसे हम विश्व गुरु बन सकते हैं, कैसे हम इकोनॉमिकली सुप्रीम कंट्री बन सकते हैं, कैसे हम 2047 तक डेवलप्ड कंट्री बनते हैं? ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग एक चैलेंजेस है, हमारे पास बहुत चैलेंजेस है। इसके बाद मैं और एक बात हमें आपके साथ रखना चाहता हूँ। जी या जी हमारी सिचुएशन जो है, ये नेबरिंग कंट्री के कंपैरिजन में कितने कैसी है? अच्छी है, सेटिस्फैक्टरी है, आनंद देने वाली है? उसका भी कंपैरिजन होना चाहिए हमारे नेबरिंग कंट्री के हिसाब से। अगर हम देखेंगे तो कुछ कंट्री से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आपको मालूम होगा, कुवैत, कुवैत ये गल्फ कंट्री है। जी कुवैत में ये जो इंडेक्स है, वो इंडेक्स लेस देन 5 है, इसका वैल्यू। कुवैत इज इट्स अ गल्फ कंट्री, इट्स अ गल्फ कंट्री। इसका जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वैल्यू है, वो लेस देन 5 है। लेस देन 5 मीन्स इट इज लो, सिग्निफिकेंटली लो। अगर हम दूसरा कंट्री लेंगे हमारे कंपैरिजन के लिए, तो उसमें नजदीक का कंट्री है चाइना। चाइना, हम चाइना से कंपैरिजन करते हैं ना,
बिल्कुल। चाइना का जो वैल्यू है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का 2023 में लेस देन 5 है, लो लेवल का हंगर है। वो 2000 में 13.4 था। चाइना चाइना की अच्छा। प्रोग्रेस देखो, 2000 में 13.4 था, वो 23 में लेस देन 5 है। वो मॉडरेट से लो लेवल में आया है। अगर आगे जाएंगे तो हमें और दिखाई दे जाएगा कि श्रीलंका, उसके पहले हम मलेशिया, मलेशिया इज अ स्मॉल कंट्री, इट इज एशियन कंट्री। जी जी। मलेशिया का ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वैल्यू है वो 12.5 है, वो मॉडरेट है। मलेशिया मलेशिया इज अ स्मॉल कंट्री, एशियन कंट्री, उसका 23 का ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वैल्यू है, वो है 12.4 और वो 15.4 था जी। वो कम हो गया है। अगेन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका इज अ बैकवर्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री। साउथ अफ्रीका का ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वैल्यू है वो 18 था, अब 13 है। अगेन वो मॉडरेट है, लो नहीं है लेकिन मॉडरेट है। पहले हाँ, भी कुछ तो मॉडरेट काम। था, पहले भी मॉडरेट था, अब भी मॉडरेट है। और 5 पॉइंट का ये डिक्रीज हो गया है, 5 पॉइंट का। अगेन हम अगर आगे जाएंगे, फिलीपाइंस, फिलीपाइंस का 25 से 14.8 तक कम हो गया है, वो भी मॉडरेट है। पहले वो सीरियस था, पहले वो सीरियस था, हाँ 25 था, अब 14.8 है, मॉडरेट है। नेपाल, नेपाल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेपाल का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वैल्यू है वो 15 है, 15 इज मॉडरेट है। पहले कितने था 2000 में? 2000 में 37.2 था। यू कैन मेक अ कंपैरिजन, कितना डिक्रीज हो गया है, कितना कम हो गया है। नेपाल बहुत छोटा देश है, अंडर डेवलप्ड देश है, लेस प्रोग्रेस कंट्री है। उसका ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वैल्यू 2000 में 37.2 था, अब 15 है। तो कितना अलार्मिंग से वो मॉडरेट लेवल को आया है। कितना प्रोग्रेस है। कंट्री तो बैकवर्ड है, कंट्री तो अंडर डेवलप्ड है। तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं हमारे नेबरिंग कंट्री के हिसाब से, हम किधर है, कहाँ है। अब पाकिस्तान, पाकिस्तान भी हमारा नेबरिंग है। पाकिस्तान की क्या पोजीशन है? पाकिस्तान की पोजीशन हम देखेंगे, पाकिस्तान 2000 में 36.7 था, अब 26.6 है। पहले वो अलार्मिंग था, अब मॉडरेट में आया गया है, अब मॉडरेट में आ गया है पाकिस्तान। पहले अलार्मिंग में था, 36 अलार्मिंग में था, अब मॉडरेट में आ गया है। तो प्रगति अच्छी है, ऐसा हमें दिखाई देता है। और हमारा प्रोग्रेस है, हमारा 38.4 था, अलार्मिंग में था, अब 28.7 है, सीरियस में है, सीरियस में है। प्रोग्रेस है, कम है, प्रोग्रेस है बहुत कम है। और हमें कुछ बहुत से थिंग हमें रियलाइज करने हैं, बहुत से कुछ गोल्स हमें अचीव करने हैं। उसमें इकोनॉमिक सुप्रीमेसी है, विश्व गुरु है, डेवलप्ड कंट्री है, ये बहुत से कुछ हमें रियलाइज करना है, अचीव करना है। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऐसा दिखाई देता है कि हमारी प्रोग्रेस जो है, हमारी प्रोग्रेस डिसमल है, हमारी प्रोग्रेस है हंगर में, वो प्रोग्रेस हमारी डिसमल है, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, वो हमारी डिसअपॉइंटिंग है, वो अच्छी नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। और उसका बहुत सीरियसली विचार करना चाहिए, बहुत सीरियसली वो लेना चाहिए, ऐसा भी यहाँ से दिखाई देता है। और एक बात, श्रीलंका, हमारा नेबरिंग कंट्री श्रीलंका बहुत आइलैंड है, छोटा है, बहुत बैकवर्ड है।
उसकी भी प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। श्रीलंका का 2000 में हंगर इंडेक्स का वैल्यू 21.7 था, वो सीरियस में था। अब है 13.3, मॉडरेट में है। जी बिल्कुल। श्रीलंका है, पाकिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, मलेशिया है, बहुत से एग्जांपल्स मैंने दिए। और उनकी जो प्रोग्रेस है, उनकी प्रोग्रेस कैसी है, वो प्रोग्रेस हमें आपको बताने का प्रयास किया। अब हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है, उसका कॉजेस क्या है, उसका कॉजेस क्या है, और उसको कैसे हम टैकल करेंगे, कैसे हम पॉलिसीज फॉरवर्ड करेंगे, वो बहुत अच्छी बात और महत्वपूर्ण बात, उस पर चर्चा होना चाहिए। क्यों हो रहा है? हम ग्रोथ बोल रहे हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, देन इकोनॉमिकली सुप्रीम कंट्री, डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, विश्व गुरु, ये सब हम चर्चा कर रहे हैं। ये रियलाइज करने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को हम डिसमेंटल कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं देयर शुड बी इक्विटी, जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर एंड फ्रैटर्निटी। और ये रियलाइज करने के लिए हमें पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना चाहिए और हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। हम ग्रोथ रियलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, हम ग्रोथ स्पीड अप करने का प्रयास करें। ग्रोथ चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए, लेकिन जो कुछ ग्रोथ रियलाइज होती है, उसका बेनिफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो महत्वपूर्ण है। और ग्रोथ करते वक्त हम एम्प्लॉयमेंट, रोजगार को हम दुर्लभ कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम उसको ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन कर रहे हैं। इसी कारण हमारी पॉवर्टी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है। प्राइवेटाइजेशन जब, निजीकरण जब होता है, जब लिबरलाइजेशन होता है, जागतिकीकरण जब होता है, तब ग्रोथ होती है, लेकिन उसके बेनिफिट्स सोसाइटी के सब स्ट्राटा, सब लोगों के इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो नहीं रीच होते। इसलिए पॉवर्टी बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। लेटेस्ट पॉवर्टी का जो पॉवर्टी लाइन है, वो पॉवर्टी लाइन अर्बन एरिया के लिए 47 रुपीज है और रूरल एरिया के लिए 32 रुपीज है पर डे पर कैपिटा। अगर ये नैरो पॉवर्टी लाइन भी अगर ध्यान में लिया, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है $2.5, यू कैन मेक अ कंपैरिजन। इंडिया में बिलो 50 रुपीज है और ग्लोबल लेवल का पॉवर्टी लाइन है मोर देन 200 रुपीज। अगर ये गैप भी ध्यान में लिया, तो भी हमारे देश में गरीबी का जो प्रमाण है, पॉवर्टी का जो प्रमाण है, वो क्रोर्स ऑफ पीपल है। हमारी पॉपुलेशन 144 करोड़ है, उसमें क्रोर्स ऑफ पीपल अगर गरीब होंगे, अगर पुअर होंगे, तो हम कैसे ये हंगर का ये हंगर कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे? और अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को लिए रोजगार निर्मित के बारे में हमें बहुत से दुर्लक्ष हो गया है, हमें इतना अटेंशन नहीं दिया है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है। अप्रैल 2020 में ये जो हमारा समस्या है, ये हमारी जो समस्या है, हमारे भारत की समस्या है, तो इस पर अगर भारतीय सरकार जो प्रेजेंट में है, जो अभी वर्तमान में है, उनकी पॉलिसी अगर सही नहीं है, तभी तो ये हमारे इंडेक्स पर जो चीजें दिखाई दे रही है, वो तभी है। तो हमें हमारे सरकार के हिसाब से इन चीजों को सुधारना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो लोकल जो हम जैसे पीपल हैं, वो तो इन चीजों के लिए कुछ कर नहीं सकते ना। जब भी होगा वो उसी लेवल से वो काम होगा। तो हमें तो उस पर ध्यान देना है ना, हमारे सरकार के ऊपर ध्यान देना है, और हमें ये ध्यान रखना चाहिए ना। तो उस पर क्या आप बोलेंगे? मैं चाहूंगी कि आप एक अपना पूरे वक्तव्य का निष्कर्ष भी बताइए और इस चीज पर भी। बराबर है।
इसके पहले में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत इंक्रीज हो रहे है, पॉवर्टी बहुत इंक्रीज हो रही है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी दिखाई देता है कि बहुत पॉवर्टी बढ़ रही है, इनइक्वालिटीज बहुत बढ़ रही है। ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट पब्लिश हो गया है और हाँ, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी पब्लिश हो रहा है। वो बोलता है कि 25% पॉवर्टी है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से, और इनइक्वालिटी 20% रिच फैमिलीज, उन्होंने 65% शेयर नेशनल वेल्थ का परचेज किया है और 57% नेशनल इनकम का शेयर परचेज किया है, और 50% पुअर पीपल है, उसका शेयर नेशनल इनकम में 6% है और नेशनल वेल्थ में 7% है। प्राइवेटाइजेशन ग्रोथ हो रही है, लिबरलाइजेशन ग्रोथ हो रही है, देन ये लिबरलाइजेशन ग्रोथ हो रही है, लेकिन इनइक्वालिटीज बहुत बढ़ रही है, पॉवर्टी बहुत बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है, इसलिए हंगर का प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है। हेल्थ के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, एजुकेशन के ऊपर जितना चाहिए, जिसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं, वो नहीं जा रहा है। इसलिए हमारा और 2030 तक हमें जीरो पॉवर्टी और जीरो हंगर रियलाइज करना है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है। इसके लिए क्या करना चाहिए? पहले तो हमें ये हंगर के लिए, पॉवर्टी के लिए स्पेसिफिक पॉलिसी बनाना चाहिए, पर्टिकुलर धोरण बनाना चाहिए, और वो पॉलिसी संविधान के फ्रेमवर्क में करना चाहिए, क्योंकि संविधान बोलते हैं इक्वालिटी, जस्टिस, सोशल वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ ऑल, उसके वो करना चाहिए, और बजट में उसका प्रावधान करना चाहिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए कि सिटीजन को, ब्यूरोक्रेट्स को, मंत्री महोदय को, गवर्नमेंट को ये पॉवर्टी और ये हंगर के बारे में एजुकेशन और अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, और पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बहुत जरूरत है, इम्प्लीमेंटेशन की बहुत जरूरत है। अदरवाइज हम इकोनॉमिकली सुप्रीम कंट्री बन नहीं सकते, हम डेवलप्ड कंट्री बन नहीं सकते, हम विश्व गुरु बन नहीं सकते, और 2030 तक हमें जीरो पॉवर्टी और जीरो हंगर हम नहीं रियलाइज कर सकते। वो ऑब्लिगेटरी है, वो कंपलसरी है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रियलाइज करने के लिए हम सब ये जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर ये अचीव करना चाहिए, और वो बहुत सीरियस मैटर है। अब हमारे एज ए सिटीजन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज ए सोशल एक्टिविस्ट हमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल पार्टीज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मिनिस्ट्रीज क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारे बहुजन लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो भी ध्यान में लेना चाहिए, उसका में हमें जिक्र करना चाहिए, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। सभी सिटीजन को, सभी लोगों को ये एजुकेशन और अवेयरनेस देना चाहिए कि हम हंगर के बारे में, पॉवर्टी के बारे में बहुत बहुत बैकवर्ड है, और हमें प्रयास करना चाहिए, हमें वो मैसेज सरकार के पास भेजना चाहिए कि उसके लिए अर्जेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन, अर्जेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की बहुत जरूरत है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारी मिनिस्ट्रीज है, ब्यूरोक्रेट्स है, उनके पास हमारा मैसेज जाना चाहिए कि हंगर और पॉवर्टी जल्दी हमें खत्म करना चाहिए, नहीं तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का कोई अर्थ नहीं, नहीं तो इकोनॉमी सुप्रीम कंट्री का कोई अर्थ नहीं, नहीं तो हमें विश्व गुरु बनाने का कोई अर्थ नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम इतना इंटेंसिव है, इस प्रॉब्लम की ग्रेविटी इतनी हायर है, तो इसको ये सब डिसमेंटल होता है, सब वैनिश होता है, इसलिए सब सीरियसली लेना चाहिए और टीम वर्क करना चाहिए, बिल्कुल पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। ये बहुत ऊपर एजेंडा के बारे में पहला सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसके लिए फॉर्मुलेशन, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है। और हमें एज ए टीचर, हमें एज ए स्टूडेंट, हमें एज ए सोशल एक्टिविस्ट, हमें एज ए पॉलिटिकल पार्टी, हमें एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, हमें एज ए मिनिस्टर, हमें एज ए गवर्नमेंट शुड बी वेरी सिंसियर, ऑनेस्ट, रिगरस इन टैकलिंग एंड सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, वैसी पॉलिसी फॉर्मुलेट करना चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हम एजुकेटेड है, हमें दिखाई देता है कि प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, तो हमारी भी जवाबदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये हमारा मैसेज सोसाइटी तक जाना चाहिए, बहुजन समाज तक जाना चाहिए, पॉलिसी मेकर्स तक जाना चाहिए, मिनिस्ट्रीज तक जाना चाहिए, गवर्नमेंट तक जाना चाहिए, और पॉलिसी
इमीडिएटली फॉर्मुलेट करके इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जीरो पॉवर्टी और जीरो हंगर के दिशा में, डायरेक्शन में हमें मार्गक्रमण करना चाहिए। नहीं तो ये जो कुछ प्रोग्रेस हम कर रहे हैं, जो कुछ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जो कुछ 2047 को डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए, इकोनॉमिक सुप्रीमेसी कंट्री का हम ड्रीम देख रहे हैं, वो सब डिसमेंटल हो जाएगा। तो इसलिए वो बहुत सीरियसली लेना चाहिए। विदाउट पॉलिटिसाइजेशन, विदाउट पॉलिटिकल इंटेंशन, पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। वो संविधान के फ्रेमवर्क में, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में करना चाहिए। और एवरी सिटीजन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये हंगर और पॉवर्टी जीरो कैसे रियलाइज करेंगे, और राइट टू लिव जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हम बहाल करेंगे जब ये पॉवर्टी और हंगर जीरो हो जाएगा। ये इस दिशा में, इस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताया और आपने बहुत अच्छी जो भी जानकारी दी, और बहुत सारे आंकड़े भी हमें पता चला कि किस तरह हमारे पड़ोसी राज्य जो है, देश जो है, राज्य नहीं, पड़ोसी देश हमारे कंपैरेटिवली वो लोग कितने अच्छे से उन लोगों ने ग्रोथ किया। तो ये जिम्मेदारी हम सबके साथ, मतलब सरकार के साथ हम सब लोगों का भी है कि हम इन पॉलिसी को लागू करवा सके, जितना भी बेटर तरीके से हम इनको करें, ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हमारे सारे टीम मेंबर के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे जो आज के दर्शक हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमारे इस चैनल को ऐसे ही देखते रहें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पर, जो आज के लिए बहुत जरूरी है, ऐसे सब्जेक्ट हम उनके सामने लाते रहे। तो जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। और आप एमएनटी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।